नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। डेली एमसीक्यू क्लास के अंतर्गत आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड एग्जाम तथा बीपीएससी 3.0 एग्जाम पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या क्वेश्चन है। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पब्लिक फाइनेंस से लिया गया क्वेश्चन है। भारत में शून्य आधार बजट किस वर्ष अपनाया गया? 1977-78, 87-88, 1967-68, 1988-89। तो भारत में शून्य आधारित बजट जो है 1987-88 में अपनाया गया। शून्य आधार बजट को सूर्यास्त बजट भी कहा जाता है। क्या है शून्य आधारित बजट? तो बजट की वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी विभाग अथवा संगठन द्वारा प्रस्तावित व्यय के प्रत्येक मद पर पुनर्विचार करके प्रत्येक मद को बिल्कुल नए सिरे से या शून्य मानते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ऐसे बजट को शून्य आधारित बजट कहा जाता है। नए सिरे से जब बजट को जारी किया जाता है तो उसे शून्य आधारित बजट कहा जाता है। शून्य आधारित बजट की संकल्पना सर्वप्रथम अमेरिका में 1970 में दी गई थी। शून्य आधारित बजट परिकल्पना या संकल्पना के प्रतिपादक जो हैं वह पीटर पायर नामक अर्थशास्त्री हैं। भारत में राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने शून्य आधारित बजट को 1995 में अपनाया था। अपने संपूर्ण विभागों में राजस्थान जो है शून्य आधारित बजट को लागू करने वाला पहला राज्य है और 1987-88 के बजट में संघ केंद्र के बजट में क्या हुआ, शून्य आधारित बजट को लागू किया गया था। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है। इसी के साथ एक जेंडर बजट के बारे में कभी कभी पूछ लेता है। तो जेंडर बजट क्या है? तो जेंडर बजट 1982 में सर्वप्रथम ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया था। महिला अधिकारिता एवं महिला सशक्तिकरण की दिशा में बजट के योगदान को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने जेंडर बजटिंग की शुरुआत 2005-06 के बजट से की। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में जेंडर बजटिंग किस वर्ष से शुरू किया गया? तो बजट 2005-06 के बजट से जेंडर बजटिंग प्रारंभ की गई थी। तो जेंडर बजटिंग के माध्यम से सरकार द्वारा महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष बजट में एक निर्धारित राशि की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान करती है। बजट में महिलाओं से संबंधित तमाम कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों पर धन आवंटित किया जाता है। तो महिलाओं के लिए बजट में अलग से व्यवस्था या धन आवंटित करने की व्यवस्था जो है जेंडर आधारित बजट कहलाती है। और जेंडर आधारित बजट जो है सबसे पहले 1982 में ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया था और भारत में 2005-06 के बजट से जेंडर आधारित बजट संकल्पना को स्वीकार किया गया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार के विकास व्यय में सम्मिलित है। 1 केंद्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को अनुदान। 2 सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय। 3 आर्थिक सेवाओं पर व्यय। 4 रक्षा व्यय। तो केंद्र सरकार के विकास व्यय में जो सम्मिलित है नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो विकास व्यय के अंतर्गत जो है वह रक्षा व्यय सम्मिलित नहीं किया गया है। रक्षा व्यय क्या है? रक्षा व्यय जो है गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो रक्षा व्यय 4 कूट के अंतर्गत डी ऑप्शन सही है। 2 का सही आंसर डी है। राजस्व व्यय, बजट के जो व्यय हैं वह 2 प्रकार के व्यय बजट में होते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो राजस्व व्यय किसे कहते हैं जान लेते हैं। राजस्व व्यय सरकार के किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं किया जाता है। राजस्व व्यय जो है ऐसा व्यय होता है जिसमें सरकार जब पैसा व्यय करती है तो किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होता, जिसमें वृद्धावस्था, पेंशन, वेतन, छात्रवृत्ति पर व्यय जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा राजस्व व्यय में
जब गवर्नमेंट या सरकार राजस्व व्यय करती है तो किसी भी प्रकार की देयता में कोई कमी नहीं आती है। जो देनदारियां होती हैं सरकार की, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल की जाने वाली जो मदें हैं वह सरकार के वेतन बिल हैं। जो वेतन गवर्नमेंट देती है सरकारी एम्प्लॉय को, उसको राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा ब्याज का भुगतान राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। आर्थिक सहायता जिसमें वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, छात्रवृत्ति, यह सब जो है राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुओं पर व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। इसके अलावा पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिस व्यय में सरकार के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। अगर पूंजीगत व्यय गवर्नमेंट करती है तो उससे कहीं ना कहीं नई परिसंपत्ति का निर्माण होता है, और पूंजीगत व्यय जो है सरकार की देयता को कम करता है। अब कौन कौन सी मद पर होने वाला व्यय पूंजीगत व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, इसको जान लेते हैं। तो भूमि और भवन पर जो व्यय किया जाता है वह पूंजीगत व्यय होता है, क्योंकि भूमि और भवन पर जो व्यय होता है उससे सरकार के लिए जो नई परिसंपत्तियों का निर्माण होता है तथा सरकार की देयता में कमी आती है। इसके अलावा मशीनरी तथा उपकरणों पर व्यय, शेयरों की खरीद पर व्यय, केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों या राज्य निगमों को दिए जाने वाले ऋण जो है पूंजीगत व्यय के अंतर्गत आते हैं। अब गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत जो होता है वह कानून व्यवस्था पर व्यय, रक्षा व्यय, अनुदान पर व्यय, ब्याज अदायगी पर व्यय जो है गैर विकासात्मक व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें रक्षागत व्यय दिया गया है 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, कर की दरों में परिवर्तन उपकरण है। कर की दरों में परिवर्तन किस प्रकार का उपकरण है? श्रम नीति का, मौद्रिक नीति का, राजकोषीय नीति का, जनसंख्या नीति का। तो कर की दरों में परिवर्तन जो है राजकोषीय नीति का उपकरण है। 3 सही है, 3 का सी सही है। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, किस अर्थशास्त्री ने राजकोषीय नीति पर बल दिया? जेम्किंस, एपी लर्नर, डाल्टन, मस्ग्रेव। तो सबसे अधिक राजकोषीय नीति पर बल देने का कार्य जो है जेम्किंस ने किया है। 4 का सही आंसर ए है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, सामान्य सेवाओं पर व्यय कैसा व्यय है? गैर योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय, राजस्व व्यय, योजनागत व्यय। तो सामान्य सेवाओं पर व्यय जो है वह राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से बिल आते हैं या किसे कहते हैं, तो जान लेते हैं। राजस्व व्यय ऐसा व्यय है या ये सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का निर्माण नहीं करते हैं तथा सरकार की देयता में कोई कमी नहीं लाते हैं। ऐसे व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे वेतन बिल, ब्याज का भुगतान, आर्थिक सहायता, सुरक्षा के लिए खरीदी गई वस्तुएं राजस्व व्यय के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो सामान्य सेवाओं पर जो व्यय होता है, वेतन बिल यही होता है, सामान्य सेवाओं का जो व्यय होता है वही वेतन बिल के अंतर्गत आता है। तो सामान्य सेवाओं पर व्यय जो है वह राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर थे। विजय केलकर सी ऑप्शन में दिया गया है। और इस समय कौन सा 15वां वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं एन.के. सिंह हैं। और 15वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था। और वित्त आयोग का गठन जो है 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा गुणक किसके बीच का अनुपात है? तो मुद्रा गुणक जो है M3/M0 के बीच का अनुपात है। M3/M0 बी ऑप्शन में दिया गया है। 7 का सही आंसर बी है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन, क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? सैमुअल्सन, कीन्स, हिक्स, कोई नहीं। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन गुस्ताव कौशल द्वारा किया गया था। ऑप्शन में है ही नहीं तो कोई नहीं हो जाएगा 8 का। 9 प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी मार्शल एजवर्थ ने, ए यंग ने, सिंगर ने, लुइस ने। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा जो है मार्शल एजवर्थ द्वारा दी गई थी। प्रस्ताव वक्र क्या है जान लेते हैं। तो प्रस्ताव वक्र के पहले प्रोफेसर जे.एस. मिल का प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत आया था। जे.एस. मिल ने प्रतिपूरक या पारस्परिक मांग का सिद्धांत दिया था। जे.एस. मिल ने अपने पारस्परिक मांग के सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर की वास्तविक संतुलन दशा को स्पष्ट करने में जो है असमर्थ रहे
तथा मार्शल ने इस कमी को दूर करने के लिए प्रस्ताव वक्र का प्रतिपादन किया। प्रस्ताव वक्र एक प्रकार की मांग वक्र है जो किसी वस्तु के निर्यात की उस मात्रा को दर्शाता है जिसे एक देश दूसरी वस्तु की मात्रा को आयात करने के लिए देने को तत्पर या तैयार रहता है। प्रस्ताव वक्र की व्युत्पत्ति में मार्शल ने ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम को आधार बनाया। मार्शल के अनुसार दो देशों के बीच विनिमय दर अर्थात व्यापार की शर्त का निर्धारण उस स्थिति में रहेगा जब दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटेंगे। संतुलन में तभी रहेगा प्रस्ताव वक्र जब दोनों देशों के प्रस्ताव वक्र एक दूसरे को काटेंगे। यह देश ए का प्रस्ताव वक्र हो जाएगा और यह देश बी का प्रस्ताव वक्र हो जाएगा। यह संतुलन की स्थिति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, तो प्रस्ताव वक्र का जो है प्रतिपादन एजवर्थ एवं मार्शल द्वारा किया गया था। एक प्रकार से जे.एस. मिल के पारस्परिक मांग सिद्धांत का सुधार रूप है प्रस्ताव वक्र। अगला क्वेश्चन, क्रय शक्ति समता सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। विनिमय दर निर्धारण से, निवेश क्षमता से, कीमत निर्धारण से, अंतर्राष्ट्रीय तरलता से। तो क्रय शक्ति समता का सिद्धांत जो है विनिमय दर के निर्धारण से संबंधित है। ए ऑप्शन सही है 10 का। 11, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय किसे दिया जाता है? जे वाइनर को, एजवर्थ को, रिकार्डो को, बियोलिन को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय जो है हैक्सरओलिन को दिया जाता है, बियोलिन को दिया जाता है। डी सही है 11 का। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, अवमूल्यन की क्रिया से आयात सस्ता होता है, आयात महंगा होता है, निर्यात महंगा होता है। तो अवमूल्यन की क्रिया से आयात महंगा होता है। आयात क्या होता है? महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है। अवमूल्यन की प्रक्रिया में क्या होता है? जानबूझकर जब किसी देश की सरकार मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करती है और मुद्रा का घरेलू मूल्य वैसे ही बना रहता है। तो मुद्रा का जब बाह्य मूल्य कम हो जाता है तो इससे क्या होता है? वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत में रुपये की परिवर्तनीयता खाते में लागू है, पूंजी खाते में, चालू खाते में, ए तथा बी दोनों में। तो भारत में रुपये की परिवर्तनीयता जो है चालू खाते में लागू है, बी सही है 13 का। अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ILO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? जिनेवा, बर्न, रोम, वाशिंगटन। तो ILO का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है, 14 का ए सही है। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में हिंदू वृद्धि दर जिस वृद्धि दर से संबंधित है वह है प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता, जनसंख्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, भारत में हिंदू वृद्धि दर जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर के जो प्रतिपादक हैं वह राजकृष्णा है, हिंदू वृद्धि दर के प्रतिपादक। तो 15 का सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता के दुष्चक्र का विचार दिया। तो निर्धनता के दुष्चक्र का विचार जो है रेगनर नर्क्स द्वारा दिया गया था और रेगनर नर्क्स जो है असंतुलित विकास से संबंधित अर्थशास्त्री हैं, असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री हैं। 16 का सी सही है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, संतापकारी समृद्धि का प्रतिपादन किसने किया? तो संतापकारी समृद्धि का प्रतिपादन जगदीश भगवती द्वारा किया गया था, 17 सी सही। 18, फ्रीडम एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं गुरनार मिडल, सैमुअल्सन, हेयक, अमर्त्य सेन। तो फ्रीडम एंड डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक प्रोफेसर अमर्त्य सेन हैं, डी सही है। 19 गुरनार मिडल हैं। तो गुरनार मिडल जो है स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं। इन्होंने बैकवाश इफेक्ट और स्प्रेड इफेक्ट का सिद्धांत दिया, स्वीडिश अर्थशास्त्री हैं। प्रबल प्रयास सिद्धांत का सिद्धांत इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम बेरोजगारी का स्वरूप है चक्रीय, संरचनात्मक, प्रतिरोधात्मक तकनीक। तो भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी की स्थिति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, सापेक्ष गरीबी मिलती है।
तो सापेक्ष गरीबी किसमें? विकासशील देशों में, पूंजीवादी देशों में, समाजवादी देशों में, विकासशील देशों में। तो सापेक्ष गरीबी पूंजीवादी देशों में देखने को मिलती है, या कह सकते हैं विकसित देशों में देखने को मिलती है पूंजीवादी। 21 का सही आंसर सी है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1966, 1948, 1990, 1996। तो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पारित किया गया था। 22 का सही आंसर बी है। अगला 23 नंबर क्वेश्चन, अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो अदृश्य बेरोजगारी जो है वह कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जब श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। तो ऐसी स्थिति को अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। या सिंपल कह सकते हैं कि जब किसी कार्य में काम से ज़्यादा जितने श्रमिक से कार्य हो सकता है उससे ज़्यादा अगर श्रमिक कार्य में लगे हुए होती हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अदृश्य बेरोजगारी कहा जाता है। और कृषि क्षेत्रों में अदृश्य बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो घर्षणात्मक बेरोजगारी कब उत्पन्न होती है? जब कोई प्रथम बार श्रम शक्ति से जुड़ता है तो उसे काम मिलने में समय लगता है, या कह सकते हैं एक काम से दूसरे काम में जब छोड़कर व्यक्ति दूसरे काम की तरफ जाता है तो उस बीच में वह बेरोजगार रहता है काम मिलने के दौरान, काम छोड़ने और मिलने के दौरान। इसी को क्या कहते हैं? घर्षणात्मक बेरोजगारी। 24 का सही आंसर डी है। अगला 25, छिपी बेरोजगारी से तात्पर्य है श्रम की सीमांत उत्पादकता या श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जब जीरो होती है तो इसी को क्या कहते हैं? छिपी हुई या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। ए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में छिपी बेरोजगारी कौन सा दिखाता है? तो छिपी हुई बेरोजगारी जो है बी और L2 और L3 के बीच दिखाया गया है। ए और बी, L2 L3 ये वाली जो है वह छिपी हुई बेरोजगारी बी सही है। 25 का सही आंसर बी है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।